हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एस के ग्लोबल क्लासेज में फिर से स्वागत है। आज हम लोग भूगोल के सीरीज 500 प्रश्न 500 प्रश्न की जो 500 प्लस प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट 2 देखेंगे, जिसका पार्ट 1 हमारे चैनल पर पहले से ही उपलब्ध है, जिसमें भूगोल के काफी महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध हैं, जिसे जाकर आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिटेल में डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन कौन सा है? तो ये पूर्वी घाट और ये जो पश्चिमी घाट जो है, इस श्रेणियों का सम्मिलन कहाँ पर होता है दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ये नीलगिरी पहाड़ियां जो हो गई, ये नीलगिरी जो पहाड़ी हो गई, ये पूरब और पश्चिम घाटों का सम्मिलन स्थल है। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर ये जो पहाड़ियां दी हुई हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहले हम लोग नीलगिरी पहाड़ी के बारे में देखेंगे। तो ये कभी कभी पूछ देता है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो ये दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। और इसका कुछ क्षेत्र जो है केरल कुछ क्षेत्र केरल और कुछ क्षेत्र जो है कर्नाटक में भी पड़ता है। किसका? नीलगिरी पहाड़ी का। और नीलगिरी पहाड़ी का सबसे सबसे ऊंची चोटी सबसे ऊंची चोटी जिसे डोडा डोडा बेटा डोडा बेटा के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि नीलगिरी पहाड़ियों का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो ये डोडा बेटा जो हो गया, ये नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंचा चोटी हो गया। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा देख लेंगे, ये अन्नामलाई पहाड़ी के बारे में देखेंगे। तो ये भी दोस्तों, ये भी तमिलनाडु में है। ये भी तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु में कहाँ पर स्थित है? तो ये तिरुवनमलई तिरुवनमलई एक जो जिला है, यहीं पर ये अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये तिरुवनमलाई जो जिला है, वहीं पर ये पहाड़ी है, अन्नामलाई पहाड़ी। और इसका जो पीक है, अन्नामलाई का जो सबसे ऊंची चोटी जो हो गया, इसका सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो गया दोस्तों? तो ये भी पूछा जाता है। अन्नामुड़ी जो हो गया, ये इसका सबसे ऊंचा चोटी हो गया, जिसका हाइट 814 मीटर है जिसका हाइट 814 मीटर है। और यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी का भी हम लोग हाइट देख लेंगे। तो ये करीब 2637 किलोमीटर इसका हाइट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेंगे, ये पालनी पहाड़ी जो है, पालनी पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये भी तमिलनाडु में है दोस्तों, ये भी तमिलनाडु में है। और इसका सबसे ऊंचा चोटी का नाम है बंदारावु जो है, इसका सबसे ऊंचा चोटी है। और इसकी लंबाई जो हो गई, पालनी पहाड़ी की ऊंचाई जो हो गई, ये 2533 मीटर 2533 मीटर ये ऊंचा इसका जो एक जो ये है बंदराऊ, जो ये 2533 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब हम लोग ये सेवराय की पहाड़ी देख लेंगे। तो सेवराय की जो पहाड़ी है, इसका जो पीक पॉइंट है, वो 1620 मीटर है। कितना है दोस्तों? 1620 मीटर है। और यह जो सेवराय की जो पहाड़ियां हैं, वो ये भी तमिलनाडु के सेलम जो जिला है, वहां पर एक सेलम डिस्ट्रिक्ट है। तो वहीं पर ये सेवराय की पहाड़ियां हैं। तो हम लोग आज का डिस्कशन हम लोग इसी तरह करते रहेंगे। एक क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन बन जाते हैं, उसका हम लोग डिटेल में एनालिसिस करते रहेंगे। और आशा करते हैं कि आज का जो 50 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हमने लिया है, वो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा विद डिस्कशन के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनार की खाड़ी किसके तट पर अवस्थित है?
तो ये जो मन्नार की खाड़ी है, किसके तट पर अवस्थित है दोस्तों? तो मन्नार की खाड़ी जो है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अब पूछ लिया जाता है कि ये इसका मैप जो है, हम लोग का भारत जो है, इस तरह का जो मैप हम लोग का होता है, और यहाँ पर जो श्रीलंका है, तो ये भारत के, ये दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पूर्व, और श्रीलंका के पश्चिमी तट, ये जो पश्चिमी तट हो गया, श्रीलंका के जो पश्चिमी तट हो गया, तो ये पश्चिमी तट को, यहीं पर बीच में जो है ये मन्नार की खाड़ी है। यहीं पर ये मन्नार की खाड़ी है, और यह एक उथली खाड़ी होती है दोस्तों। यह एक उथली खाड़ी है। कौन सा है? यह एक उथली खाड़ी है, जिसकी औसत गहराई, इसकी औसत गहराई जो है 5.8 मीटर, इसकी औसत गहराई है। और यह जैविक संपदा के लिए, जैविक संपदा से भरपूर है एकदम। ये जैविक संपदा से भरपूर है, और इसमें समुद्री, ये समुद्री, समुद्री विविधता का, समुद्री विविधता का भी भंडार है। तो इससे कितने क्वेश्चन हम लोग का बन गए? यह एक उथली खाड़ी है। कभी कभी पूछ देता है कि मनार की खाड़ी एक कैसी खाड़ी है? तो यह एक उथली खाड़ी है। औसत गहराई 5.8 मीटर हो गया, जैविक संपदा से भरपूर हो गया, समुद्री विविधता से भरपूर हो गया, और भारत के दक्षिण पूर्व और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच में जो मध्य में है, उसी में ये मन्नार की खाड़ी है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को पूर्व का प्रवेश का द्वार कहा जाता है? किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये सिंगापुर हो जाएगा। ये जो सिंगापुर हो जाएगा इसका सही जवाब। और यहाँ पर और जो ऑप्शन है, ये अदन, कुआलालंपुर और जकार्ता, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। तो अदन जो है, यह एक यमन, यमन देश का, यमन देश का शहर है। कौन सा? ये अदन जो है यमन देश का एक शहर है। ठीक है। और ये कुआलालंपुर जो है, ये मलेशिया की राजधानी है। यहाँ पर हम लोग ये सभी जितने क्वेश्चन इस क्वेश्चन से बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग यहीं पर देखते चलेंगे दोस्तों। तो 50 क्वेश्चन सिर्फ कहने को है, लेकिन ये हमको लगता है कि 100 प्लस क्वेश्चन हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो जकार्ता हो गया, ये इंडोनेशिया की, ये इंडोनेशिया की राजधानी जो हो गई, ये राजधानी हो गई इंडोनेशिया की जकार्ता। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, और ये अदन जो हो गया, ये यमन देश में एक शहर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका का सिंह, यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये जो चार चार देश जो दिए हुए हैं, इसमें कौन सा जो देश है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में नहीं शामिल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये जो सूडान है, ये सूडान हॉर्न ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका में नहीं आता है। यानी अफ्रीका का सिंह देश में इसको नहीं गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चीन की राजधानी बीजिंग, जो अभी चीन की राजधानी बीजिंग है, इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम क्या था दोस्तों? तो ये पीकिंग जो है, इसका पुराना नाम था। तो चीन की राजधानी का जो बीजिंग नाम है, इसका पुराना नाम पीकिंग जो है, इसका पुराना नाम हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, एस्किमो निवासी हैं। एस्किमो जो है वो कहाँ के निवासी हैं? तो एस्किमो जो है, ये कनाडा के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं दोस्तों? कनाडा के। तो कनाडा की राजधानी कहाँ हो गई? इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, स्टैटिक टाइप से जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, हम लोग यहीं पर देख ले रहे हैं। कनाडा की राजधानी कभी कभी राजधानी में भी पूछ दिया जाता है। तो कनाडा की राजधानी ओटावा हो गई। मंगोलिया की राजधानी,
उलान बतौर, उलान बतौर जो हो गई ये मंगोलिया की राजधानी हो गई। श्रीलंका की राजधानी जो नई है ये हम लोग जानते हैं, श्री जयवर्धने कोट्टापुरा, श्री जयवर्धन, श्री जयवर्धनेपुरा कोट जो है इसकी राजधानी हो गई। पहले श्रीलंका की राजधानी कहाँ थी? तो कोलंबो थी। अब राजधानी नया जो बन कर गया कहाँ पर? तो श्री जयवर्धनेपुरा कोट जो है श्रीलंका की राजधानी हो गई है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तुजु धारा भारत को किस देश से जोड़ता है दोस्तों? तो तुजु द्वारा जो है ये किस देश से भारत को जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये म्यांमार, इसका आंसर हो जाएगा। यह म्यांमार को जोड़ता है। तो यहाँ पर जो तुजु दर्रा है, कभी कभी पूछ लेता है कि ये तुजु दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो यह भारत के मणिपुर जो राज्य है, भारत के मणिपुर जो राज्य है, मणिपुर राज्य में ही ये तुजु दर्रा अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? तो यह मणिपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा देवप्रयाग। इसका सही जवाब हो जाएगा देवप्रयाग। और ये जो भागीरथी और अलकनंदा नदी और भारत की जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां हैं उनका उद्गम स्थल और उनका मुहाना और वो कौन से राज्य में बहती है, इसका एक सेपरेट वीडियो हमारे ही चैनल पर भारत की नदियां और संबंधित राज्य से पड़ा हुआ है। तो आप लोग उस इम्पोर्टेंट वीडियो को देख लें ताकि नदियों से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन हो वो आपको परीक्षा में कहीं से न छूटे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टील सिटी राउर किला जो है ये किस नदी के किनारे है? स्टील सिटी राउर किला जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये ब्राह्मणी नदी के किनारे यह स्टील सिटी राउरकेला स्थित है। तो अब हम लोग थोड़ा सा ये भी देख लें कि ब्राह्मणी नदी कहाँ पर स्थित है। तो यह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह उड़ीसा में स्थित है। इसका उद्गम स्थल देख ले हम लोग। उद्गम जो स्थल है वो शंख नदी, शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी, दक्षिण कोयल नदी, दक्षिण कोयल नदी का जो संगम बनता है, का जो संगम बनता है वहीं से ये ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल होता है। वहीं से ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे ये बैतरनी नदी जो है। तो बैतरनी नदी भी उड़ीसा में ही बहती है। कहाँ पर बहती है? उड़ीसा में ही बहती है। और यह जो है केंदुझर, ये जो केंदुझर जिला है, उड़ीसा में केंदुझर जो जिला है के गुप्त गंगा, गुप्त गंगा पहाड़ियों से यह नदी निकलती है। कौन सी? ये बैतरनी नदी। तो हम लोग ब्राह्मणी देख लिए उड़ीसा से ही, बैतरनी जो है उड़ीसा में ही। स्वर्ण रेखा हम लोग यहीं पर देख लें। तो स्वर्ण रेखा जो है दोस्तों यह हम लोग झारखंड में, यह नदी जो झारखंड में कहाँ से निकलती है? तो ये झारखंड में ही है। यह छोटा नागपुर जो पठार है, दक्षिण छोटा नागपुर पठार, दक्षिण छोटा नागपुर पठार जो है यानी कि ये रांची के करीब 15-16 किलोमीटर जो दूर छोटा नागपुर का जो पठार है उसमें नगड़ी गांव एक पड़ता है। नगड़ी गांव में चूहा से निकलती है। कहाँ से निकलती है? चूहा से निकलती है। ठीक है। तो यह स्वर्ण रेखा जो है झारखंड में है। अब हम लोग महानदी को देख लेंगे। महानदी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में इसका उद्गम स्थल है। कहाँ पर? तो यह रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी, रायपुर के समीप
ये जो महानदी है जो है ये रायपुर के समीप धमतरी जिला धमतरी जिला ये जो रायपुर में धमतरी जिला है उसी में सिहावा नामक पर्वत जो है सिहावा नामक पर्वत जो है यहीं से महानदी का ओरिजिन है। यहीं से ये उद्गम होती है। और ये ब्राह्मणी नदी हम लोग देख लिए, शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से निकलती है। और ये बैतरनी नदी को हम लोग देख लिए, केंदुझर जिला के गुप्तगंगा पहाड़ियों से निकलती है। तो इस तरह इसमें जितने ये चारों नदियां हैं उसका डिस्कशन हम लोग कर लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है दोस्तों, ये किस नदी पर स्थित है, तो यह बेतवा नदी पर स्थित है। तो ये जो बेतवा नदी जो है उसी पर ये रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है वो अवस्थित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफी बार क्वेश्चन जो है कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है। तो यह किस नदी पर निर्मित है दोस्तों, तो यह चंबल नदी पर चंबल जो नदी है उसी पर यह जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय उसी पर निर्मित है। कौन से, चंबल नदी पर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नाथपा झाकरी परियोजना। ये नाथपा झाकरी परियोजना जो है किस नदी पर निर्मित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सतलज नदी हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा सतलज नदी हो जाएगा। तो हम लोग नदियों के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है कि नदियों पर, भारत की नदियों पर एक सेपरेट वीडियो हमारे ही चैनल पर उपलब्ध है, जहां से काफी आप लोगों की जानकारी मिल सकती है नदियों के बारे में। तो आप लोग जरूर जाकर वहां से देख लें, जिससे नदियों के बारे में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आपको परीक्षा में कभी नहीं छूटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भारत के जो कोरोमंडल तट है उसमें सर्वाधिक वर्षा कब होती है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर में। अक्टूबर और नवंबर में वहां पर कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो कोरोमंडल तट जो है यहाँ पर देख लेंगे हम लोग, कोरोमंडल तट जो है वो कौन कौन से राज्य में अवस्थित है दोस्तों, तो यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो ये इस टाइप से ये जो चलता है अपना जो मैप जो चलता है उसमें ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का ये सब जितना जिला पड़ता है ये कोरोमंडल तट बोला जाता है इसको। तो कोरोमंडल तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हो गया। कहाँ पर हो गया दोस्तों, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक और इसमें तट पूछ लिया जाता है कभी कभी, कोंकण, कोंकण तट। ये काफी जो ये तट का हम नाम बता रहे हैं वो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया ये है। तो कोरोमंडल तट के बारे में हम लोग देख लिए, तो कोंकण तट के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लें। तो कोंकण तट कहाँ कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो यह महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और गोवा में जो क्षेत्र पड़ता है उसी को कोंकण तट कहते हैं। यानी कि जो कोस्टल एरिया महाराष्ट्र और गोवा में जो है उसको कोंकण तट कहते हैं। नेक्स्ट एक और पूछा जाता है क्वेश्चन, मालाबार तट। मालाबार तट जो हो गया, तो मालाबार तट जो है केरल राज्य में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, केरल राज्य में पड़ता है, वही केरल जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन से हैं। तो वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है उसके जन्मदाता कौन से हैं दोस्तों, तो इसका सही जवाब आप लोग को हो जाएगा के एम मुंशी जो है, इसका सही जवाब हो जाएगा के एम मुंशी जो है इनका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार, ये मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार
किस राज्य में पाया जाता है दोस्तों? तो मैनग्रोव जो है एक, सबसे पहले हम लोग मैनग्रोव देख लें क्या होता है। ये मैनग्रोव जो है ये क्या होता है, अच्छा से लिख लें हम लोग इसको। इस सेशन को आप लोग दोस्तों एकदम बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखिए। इसमें बहुत हम आपको जो रिफाइन बोला जाता है, रिफाइन जानकारी पूरा दे रहे हैं आपको। और ये जानकारी, इसी तरह की जानकारी हमारे इस चैनल पर आगे हमेशा आपको मिलती रहेगी। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। तो मैनग्रोव वनस्पति जो है ये क्या कहलाती है? तो यह एक छोटा पेड़ या झाड़ी होता है। क्या होता है दोस्तों? यह एक छोटा पेड़ और झाड़ी होता है जो समुद्र समुद्र तट के किनारे उगता है। मैंग्रोव क्या होता है? एक छोटा पेड़ या झाड़ी होता है जो समुद्र तट के किनारे उगता है। इसकी जड़ें जो है इसकी जड़ें जो है अक्सर पानी के नीचे नमकीन तलछट में होती है। नमकीन तलछट में नमकीन तलछट में होती है। तो मैंग्रोव के बारे में हम लोग एक बार समझ लेंगे तो ये कभी हमें नहीं लग रहा है कि जीवन में आप लोग भूलिएगा मैंग्रोव वनस्पति के बारे में। यह एक छोटा पेड़ और झाड़ी होता है, समुद्र तट के किनारे उगता है। इसकी जड़ें अक्सर पानी के नीचे नमकीन तलछट में होती है। एक चीज और हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि सबसे ज्यादा जो विस्तार है इसका कौन से राज्य में है, भारतीय राज्य? तो ये पश्चिम बंगाल में हो गया। तो एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पश्चिम बंगाल के बाद और उसका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ पर है? तो उसके बाद जो नंबर आता है वह गुजरात, ये गुजरात और गुजरात और अंडमान निकोबार, गुजरात और अंडमान निकोबार जो है यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। तो एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? मैंग्रोव वन कौन सा है? तो यह दोस्तों सुंदरबन डेल्टा जो हो गया, यह सुंदरबन डेल्टा जो हो गया, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों को जो संगम जहाँ पर ये समुद्र से मिलने वाली होती हैं, वहीं पर ये डेल्टा जो बनता है सुंदरबन, उसी में सबसे बड़ा मैंग्रोव वनस्पति है। तो अगर हम लोग इससे भी थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल बढ़ जाएं तो कभी कभी पूछ देता है कि ये भारत में मैंग्रोव वनस्पति जो है ये लगभग कितने किलोमीटर में फैले हैं? कितने किलोमीटर में फैले हैं? कितने किलोमीटर में फैले हैं? कौन सा मैंग्रोव वनस्पति जो है? यह दोस्तों 4,975 किलोमीटर, 4,975 किलोमीटर जो है, यह वन रिपोर्ट जो है, यह वन रिपोर्ट 2019 का डाटा है जिसमें अपने देश भारत में 4,975 किलोमीटर मैंग्रोव वनस्पति का विस्तार पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ये बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक जो है, कर्नाटक में बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है। कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। तो हम लोग यहाँ पर एक ऑप्शन में है असम जो है, तो असम में भी एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम काफी फेमस टाइगर रिजर्व है, मानस टाइगर रिजर्व। कौन सा दोस्तों है ये?
मानस टाइगर रिजर्व असम में है। यहीं पर एक पड़ता है विश्व प्रसिद्ध जो काजीरंगा। ये काजीरंगा, काजीरंगा जो है यह असम में किस चीज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ये राष्ट्रीय उद्यान तो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? एक सिंह वाले, एक सिंह वाले जो गैंडा हैं यहीं पर काजीरंगा में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? काजीरंगा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे, ये मध्य प्रदेश जो है, ये मध्य प्रदेश जो है, यहाँ पर कौन कौन सा फेमस जो रिजर्व है या यहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो मध्य प्रदेश में कान्हा किसली और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ये हिंदी में ही लिख देते हैं इसको, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, रिजर्व ये यहाँ के फेमस रिजर्व, फेमस टाइगर रिजर्व है। कहाँ के? ये मध्य प्रदेश के। तो कभी कभी पूछ देता है कि कान्हा किसली और बांधवगढ़, ये जो है कान्हा किसली और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये सब जो है ये कहाँ पर कौन से राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित हो गए। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे, ये कर्नाटक जो है, कर्नाटक के बारे में भी हम लोग देख लेंगे। तो कर्नाटक में हम लोग बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर तो देख ही चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे और यहाँ पर कौन कौन सा है। तो बांदीपुर के अलावा जो कर्नाटक में है, जो फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, यह नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। हमारे दोस्त थोड़ा सा राइटिंग पर मत जाइएगा, थोड़ा राइटिंग में भी आपको खराब लग सकता है, उसके लिए हम माफी चाहेंगे। लेकिन हमारा अक्षर जो है आप लोगों को पहचान में आ जाता होगा, हम आशा करते हैं। तो बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर है, इसको छोड़कर कर्नाटक में और जो फेमस चीज है वो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है। एक और है जो हमेशा पूछा जाता है, ये जितने भी हम आपको बता रहे हैं ये सब पिछली आई हुई प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन जो है उसका हम ये बता रहे हैं, ये आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो नागरहोल हो गया। एक होता है वहां पर बनेर घट्टा, ये बनेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बनेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भी कर्नाटक में ही है। कहाँ पर है? यह कर्नाटक में ही है। अब हम लोग देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे कि गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, जो अपने देश में गंगा रिवर है, इसकी पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये बांगर कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये बांगर कहलाती है। तो गंगा के मैदानों में खादर मट्टी और बांगर मट्टी के नाम हम लोग हमेशा से सुनते हैं। तो ये जो बांगर है, बांगर क्या कहलाता है ये देख लेंगे। यह जो क्षेत्र होता है, यह क्षेत्र जहाँ बाढ़ नहीं आती है या बाढ़ का जो पानी है नहीं आता है और हमेशा पुरानी मिट्टी ही रहती है, हमेशा पुरानी मिट्टी रहती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों?
ये बांगर मिट्टी कहते हैं। कौन सा मिट्टी कहते हैं? बांगर मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट है ये जो खादर मिट्टी है, खादर मिट्टी को भी हम लोग देख लेंगे। तो खादर मिट्टी जो होता है, यह प्रतिवर्ष नदियों का बाढ़ का पानी जहां पहुंचता है, यानी कि बाढ़ का पानी जहां तक ये पहुंच जाता है, और हर एक साल उस मिट्टी का जो है अदला बदली चलते रहती है, तो वो जब मिट्टी होती है उसी को हम लोग खादर मिट्टी कहते हैं। कौन सी मिट्टी कहते हैं? ये खादर मिट्टी कहते हैं। तो जो खादर मिट्टी होता है, क्योंकि वहां पर प्रति वर्ष बाढ़ के पानी से प्रति वर्ष नदियों का बाढ़ का पानी पहुंचता है, इसलिए वहां की जो मिट्टी हो जाती है, वहां की मिट्टी जो हो जाती है वह बहुत उपजाऊ हो जाती है। यह बहुत उपजाऊ हो जाती है। और यह जो बांगर मिट्टी है, यहाँ पर बाढ़ की पानी हर साल नहीं पहुंचती है, और वही पुरानी मिट्टी रहती है, इसलिए यह खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ कम उपजाऊ मिट्टी होती है। यह कम उपजाऊ मिट्टी होती है। तो आशा करते हैं कि खादर और बांगर आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक देख लेते हैं कि ये कलर मिट्टी जो है, यह कलर मिट्टी कौन सा कहलाती है दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं, ये लवणीय मिट्टी या जो एक रेह मिट्टी जो होती है, या इसी को हम लोग ऊसर मिट्टी भी कहते हैं। ऊसर मिट्टी, ये तीनों जो हैं, इसी को हम लोग कलर मिट्टी कहते हैं। कलर मिट्टी कहलाता है। रेगुर जो हो गया, यहाँ पर जो रेगुर दिया हुआ है, रेड से हम इसको इति कर दे रहे हैं, डिनोट कर दे रहे हैं। ये रेगुर जो हो गया, रेगुर क्या कहलाता है दोस्तों यहाँ पर? तो रेगुर को ही हम लोग काली मिट्टी कहते हैं। रेगुर को ही हम लोग काली मिट्टी कहते हैं। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ देता है कि रेगुर मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन में काली मिट्टी हम लोग एकदम 100% सही के साथ लगा देंगे। सादर मिट्टी, बांगर मिट्टी के बारे में भी हम लोग समझ लिए, कलर मिट्टी के बारे में भी हम लोग समझ लिए। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ये जो त्रिवेणी नहर है, किस नदी से पानी जो त्रिवेणी नहर में आता है? तो यह जो त्रिवेणी नदी है, इसमें गंडक नदी से पानी आता है। कहाँ से आता है दोस्तों? तो यह गंडक नदी से पानी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जायद मौसम में, यह जायद मौसम जो होता है उसमें उगाए जाने वाली फसल कौन सी है? तो जायद को छोड़कर एक रबी जो होता है और एक खरीफ फसल जो होती है, ये रबी और खरीफ फसल जो होती है। तो हम लोग जायद मौसम में हम लोग क्या लगाते हैं दोस्तों? तो यह उगाए जाने वाली फसल जो है, यह तरबूज कहलाती है। क्या कहलाती है? तरबूज कहलाती है। यहाँ पर जो सोयाबीन दिया हुआ है, यह एक तिलहनी फसल है। क्या है दोस्तों? यह एक तिलहनी फसल है, और इसको हम लोग खरीफ फसल के अंदर खरीफ फसल के अंदर ये आता है। कौन सा? सोयाबीन। अब हम लोग मक्का देख लेते हैं। तो मक्का जो है, यह रबी और खरीफ फसल दोनों है। यह रबी फसल और खरीफ फसल दोनों में आता है, क्योंकि ये दोनों मौसम में मक्का का हम लोग उत्पादन करते हैं, इसलिए ये रबी फसल और खरीफ फसल दोनों में आता है। अब हम लोग यहाँ पर जो पटसन है उसके बारे में देख लेंगे। तो पटसन जो होता है, यह एक वार्षिक पौधा होता है। क्या होता है? पटसन एक वार्षिक पौधा होता है, जिसके लिए पर्याप्त पानी, गर्म, ये जो पानी पर्याप्त जो गर्म मात्रा में हल्का, और नम जलवायु में, नम जलवायु जो होता है वहीं पर पटसन ज्यादा होता है। तो ये पटसन वहीं पर ज्यादा होता है, ये वार्षिक पौधा होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ओबरा शहर प्रसिद्ध है किसके लिए? ओबरा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो यह थर्मल पावर के लिए प्रसिद्ध है।
किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह थर्मल पावर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे, जादूगोड़ा जो है निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जादूगोड़ा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो इसका हम लोग आंसर देखेंगे, यह यूरेनियम जो है, यह यूरेनियम के लिए, जादूगोड़ा जो है यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इसी में, ये यूरेनियम जो है कहाँ पर ये जादूगोड़ा पड़ता है दोस्तों? तो यह झारखंड राज्य जो है ना, ये झारखंड राज्य का पूर्वी सिंहभूम जिला जो है, पूर्वी सिंहभूम जिला जो है वहीं पर ये जादूगोड़ा की खानें पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं? तो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में, जहां पर यूरेनियम प्रचुर मात्रा में मिलता है। और ये लौह अयस्क जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पर है? ये लौह अयस्क का सबसे ज्यादा भंडार जो है दोस्तों, यह कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। लेकिन जो उत्पादन सबसे ज्यादा लौह उत्पादन जो होता है, ये लौह उत्पादन जो होता है, यह कहाँ पर होता है? तो इसमें उड़ीसा जो राज्य है, उड़ीसा राज्य जो है ये सबसे प्रथम पर है। उड़ीसा राज्य जो है सबसे प्रथम पर है। मैग्नीज को देख लेंगे हम लोग, मैग्नीज कहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो यह भी उड़ीसा में ज्यादा पाया जाता है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा पाया जाता है। सोना को देख लेंगे हम लोग दोस्तों, तो अभी ये बिहार के जो जमुई जिले में सोना की खानें पाई गई हैं, बिहार के जमुई जिला में, बिहार के जमुई जिला में यह सोना की विशालतम भंडार पाई गई हैं। तो सोना का जो सबसे ज्यादा हो गया वह बिहार में हो गया। इसके पहले हम लोग कर्नाटक में जो सोना का जो भंडार था वो ज्यादा था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो यह जो तेल शोधक कारखाना जो उत्तर प्रदेश में है, काफी मशहूर, जो मथुरा जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहीं पर यह तेल शोधक कारखाना जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? यह हम लोग 2011 की जनगणना के अनुसार बात कर रहे हैं। जो जनगणना है दोस्तों प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है, प्रत्येक 10 वर्ष की बाद होती है। सबसे पहले इधर हम लोग 2 दशक पहले देख लेंगे, ये 2001 में हुई थी। उसके बाद 2021 में हुई। नियमानुसार 2021 में होना चाहिए था, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। तो किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो यह मध्य प्रदेश हो गया। इसका सही जवाब मध्य प्रदेश हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, घुंघकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? यह जो घुंघकुरिया जो है किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह ओराव जनजाति की सामाजिक संस्था है। 24 का आंसर ए हो जाएगा। 25 हम लोग देखेंगे, टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर अमेरिका जो हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर अमेरिका, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? वह कौन सा प्रदेश है जहां पर पूरे साल में वर्षा होते रहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वह विषुवतीय प्रदेश जो है, यह विषुवतीय जो प्रदेश जो है, यहाँ की जलवायु में पूरे साल वर्षा होते रहती है। क्या होती रहती है? तो पूरे साल वर्षा होते रहती है विषुवतीय प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे, सोपान कृषि, ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग को देख कर लग रहा हो कि ये कितना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, यूपीपीएससी, ये क्वेश्चन कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है, और आने वाली परीक्षाओं में ये बहुत ही ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पहाड़ की ढलानों पर, पहाड़ की ढलानों पर ये सोपान कृषि की जाती है। कहाँ की जाती है?
तो पहाड़ की ढलानों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? कोयला जो है किस प्रकार की चट्टानों में दोस्तों पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवसादी जो चट्टान होता है, इसमें कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, वायुयान निर्माण में अग्रणी देश कौन सा है? जो वायुयान निर्माण में सबसे अग्रणी देश कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है, यह विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है और यह लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक तक जाती है। ये लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक तक जाती है। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के सर्वाधिक पूर्व और एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना का अंतर है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो भारत का सबसे सर्वाधिक पूर्व और सर्वाधिक पश्चिम जो स्थान है, उसका स्थानीय समय में कितना का अंतर है दोस्तों? तो ये लगभग 2 घंटा, यानी ये 2 घंटा का अंतर है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माउंट कोटोपैक्सी जो है, माउंट कोटोपैक्सी जो है, यह सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। अब हम लोग देख लेते हैं कि माउंट कोटोपैक्सी कहाँ पर है दोस्तों। तो यह इक्वाडोर, इक्वाडोर में माउंट कोटोपैक्सी है। अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पर माउंट ताल जो है, ये माउंट ताल कहाँ पर है दोस्तों? तो यह जो मनीला जो है, यह फिलीपींस की राजधानी, फिलीपींस की राजधानी जो मनीला है, इसी के पास ये माउंट ताल मनीला में ही पड़ता है। ये माउंट किलिमंजारो देख लेंगे हम लोग। माउंट किलिमंजारो कहाँ है दोस्तों? तो यह तंजानिया में है। कहाँ पर है? तो यह तंजानिया में है। माउंट पिनाटुबो कहाँ पर है? तो माउंट पिनाटुबो जो है दोस्तों, यह भी फिलीपींस में है। यह भी फिलीपींस में जो है, यह फिलीपींस में माउंट पिनाटुबो है। तो हम लोग इससे इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन बन रहा है, जहां जहां भी जिस क्वेश्चन में हम लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है, तो उसका हम लोग ये विस्तृत रूप से डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज प्राय उड़ते हैं, तो हवाई जहाज कहाँ पर उड़ते हैं? ये क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में उड़ते हैं कि संताप मंडल में उड़ते हैं कि मध्य मंडल में उड़ते हैं कि बाह्य मंडल में उड़ते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, हवाई जहाज जो है ये समताप मंडल में उड़ते हैं। तो समताप मंडल अगर हम लोग देख लिए, तो इसके बारे में एक और तथ्य जान ले कि यह पृथ्वी से कितनी दूरी पर ये समताप मंडल है। तो समताप मंडल जो है, यह लगभग 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? तो लगभग 50 किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। क्षोभ मंडल जो है, पृथ्वी की सबसे निचली सतह, यानी कि वायुमंडल, वायुमंडल संबंधी जितनी घटनाएं होती है और ये जितने सारे चीज होते हैं, वह क्षोभ मंडल में ही होते हैं। तो ये जो है, पृथ्वी से 10 से 12 किलोमीटर तक इसका ऊंचाई जो है, पृथ्वी से 10 से 12 किलोमीटर तक इसका क्षोभ मंडल का ऊंचाई है। समताप मंडल का 50 किलोमीटर तक हो गया। नेक्स्ट देखेंगे मध्य मंडल जो होता है, मध्य मंडल जो है, यह 50 से 80 किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। यह 50 से 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे, यह जो बाह्य मंडल है, यानी एग्जोस्फेयर जो है, वायुमंडल की सबसे बाहरी जो परत है, वो 500 से 1000 किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। वायुमंडल है, ये 500 से 1000 तक फैला हुआ है। एक दोस्तों यहाँ पर और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
कि जो क्षोभ मंडल में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऊंचाई बढ़ने पर जो टेम्परेचर घटता है, तो कितना वह ऊंचाई हम लोग ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉल हो जाता है। तो वो दोस्तों, हम लोग अगर 165 मीटर ऊपर उठेंगे जैसे जैसे क्षोभ मंडल में, ये क्षोभ मंडल में जैसे जैसे 165 मीटर, प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो होता है वह गिर जाता है। तो ये भी क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। तो प्रत्येक 165 किलोमीटर के बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? तो ऑप्शन इसका है 50 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। तो ओजोन जो परत है वो कहाँ से कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यह इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ओजोन परत का जो रेंज है हम लोग दोस्तों, ये 10 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक के बीच में हम लोग का ओजोन जो परत है, ये ओजोन जो परत है 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के बीच में पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, दहाड़ता चालीसा क्या है? 35 क्वेश्चन नंबर है। यह दहाड़ता चालीसा क्या है दोस्तों? तो दहाड़ता चालीसा क्या है? ये दहाड़ता चालीसा, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवा को हम लोग दहाड़ता चालीसा कहते हैं। ये काफी तेज हवा है, इसलिए हम लोग दहाड़ता चालीसा कहते हैं। कहाँ पर है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में है। कितने डिग्री अक्षांश पर है? तो 40 डिग्री अक्षांश के आसपास जो चलती है तेज हवाएं, उसी को हम लोग दहाड़ता चालीसा कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, टॉर्नेडो का मुख्य संबंध है। जो टॉर्नेडो आता है उसका मुख्य संबंध किससे है दोस्तों? तो यह जो उत्तरी अमेरिका में जो है, ये टॉर्नेडो जो है उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? तो यह उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो विश्व की सबसे सर्वाधिक गहरी झील जो है वो कौन सी है दोस्तों? तो यह जो बैकाल झील जो है विश्व की सबसे सर्वाधिक गहरी झील है। कौन सी झील है? तो बैकाल झील जो है ये विश्व की सबसे गहरी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल का जो प्रयोग होता है दोस्तों, ये हम लोग भूकंप के झटकों को नापने में किया जाता है। और रिएक्टर स्केल पर जितना ही भूकंप का मान ज्यादा होगा, वहां पर विनाश बहुत ज्यादा होता है। जहां पर कम उसका रीडिंग होगा, वहां पर कम विनाश होता है। तो भूकंप का तीव्रता जो होता है, ये इंटेंसिटी नापने के लिए होता है। इंटेंसिटी नापने के लिए होता है, यानी कि भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए होता है। ये झटके में कितनी तीव्रता है, उसी को नापने के लिए हम लोग रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ग्वादर पतन कहाँ पर स्थित है? तो ग्वादर पतन जो है ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यह भारत, सॉरी, अपने भारत नहीं, अपने भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, ये जो अपने भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, वहां का सबसे फेमस पतन है, पोर्ट है वहां का। ग्वादर पोर्ट जो है ये पाकिस्तान का सबसे आधुनिक आधुनिक पोर्ट है। कौन सा? ग्वादर पतन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, 40 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से विश्व का कहवा पतन कहते हैं। कहवा पतन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो विश्व में किसे कहवा पतन कहा जाता है? तो ये जो सैंटोस जो है, इसी को हम लोग कहवा पतन कहते हैं। विश्व का कहवा पतन सैंटोस को हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्न देशों में कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? यानी कि कौन सा एक ये लैंडलॉक कंट्री है, ये लैंडलॉक कंट्री है। ये स्थल रुद्ध देश कौन सा है दोस्तों? तो यह इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बोलिविया जो हो गया, यह एक स्थल रुद्ध देश है। ये तीन चारों ऑप्शन में से जो बोलिविया है, इसका सही जवाब हो गया। तो अब हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं कि स्थल रुद्ध जो देश है वो कौन सा देश कहलाता है। तो वह देश
जिसकी सभी सीमाएं जिसकी सभी सीमाएं या तटरेखा केवल स्थल या फिर किसी बंद सागर से मिलती है, बंद सागर से मिलती है, उसी को हम लोग स्थल रुद्ध देश कहते हैं। जिसकी सभी सीमाएं केवल स्थल से मिलती हैं, जो देश की सभी सीमाएं जो है केवल स्थल से मिलती है या किसी बंद सागर से मिलती है। यहाँ बंद सागर कहने का तात्पर्य ये है कि वैसा सागर जो किसी महासागर से नहीं मिलती है, जैसे अरबियन सी हो गया, हिंद महासागर हो गया, कैस्पियन सी हो गया, कैरिबियन सी हो गया। तो उस टाइप के सागर से जो नहीं मिलती है, वही जो होता है स्थल रुद्ध देश कहलाता है। ये जो केवल स्थल और बंद सागर से मिलता है। तो आशा करते हैं कि स्थल रूप देश भी आप लोगों को समझ में आ गया है। तो आपका मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है दोस्तों? अगर आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ और ये आज का सेशन अच्छा लग रहा है, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। यही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए काफी मोटिवेट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है? समोच्च रेखाएं जो है कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है? यानी कि ये जो 42 हो गया, इसका क्या हो गया दोस्तों? तो यह जो समोच्च जो आ गया, तो इससे इसके बीच में ही छिपा हुआ है समोच्च, यानी कि उच्च से ये संबंधित है। तो देखेंगे इसमें तो तापमान है, ये नहीं होगा। इसमें वायु दाब होगा, इसमें भी नहीं होगा। ये समवर्षा है, इसमें भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ऊंचाई दिया हुआ है, यानी कि जो ऊंचाई है, यानी कि मध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले स्थान के मिलाने वाली रेखाओं को समोच्च रेखाएं कहते हैं। समोच्च रेखाएं मध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाली मिलाने वाली रेखाओं को हम लोग समोच्च रेखाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करीबा बांध जो है, करीबा बांध जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो यह जाम्बेजी नदी पर हो गया दोस्तों। यह करीबा बांध जो हो गया, यह जाम्बेजी नदी पर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? चीन का शोक किसे कहा जाता है दोस्तों? यह वांगहो नदी जो है, इसको चीन का शोक कहा जाता है। वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस प्रवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाल या मुद्रिका के समान होता है? किस प्रवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाल या मुद्रिका के समान होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यह जो एटॉल जो होता है, इसका प्रवाल भित्ति होता है। जो ये एटॉल जो प्रवाल भित्ति है, इसका आकार घोड़े के नाल या मुद्रिका के समान होता है। तो ये एटॉल जो प्रवाल प्रवृत्ति है, यह घोड़े के नाल जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सागरीय लवणता, यानी कि सागरीय लवणता, ये जो सागर में लवणता आती है उसका स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत जो है, यह नदियां जो होती है, सागरीय लवणता का स्रोत होती है। तो कौन सा इसका दोस्तों सही जवाब? नदियां हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? ये जो तीन जो चार ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से एक ठंडी जलधारा है, बाकी गर्म जलधारा है। तो वो कौन सी ठंडी जलधारा इसमें है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो लेब्राडोर जो है, यह ठंडी जलधारा है। यह ठंडी जल धारा जो है, यह लेब्राडोर हो गई। बाकी ये क्यूरेसियो गल्फ स्ट्रीम और रेनेल जो है, यह गर्म जल धारा हो गया। यह गर्म जल धारा हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, बाब अल मंडप जल संधि, बाब अल मंडप जल संधि निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ती है? तो यह कौन कौन सी दो सागरों को जोड़ती है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बाब अल मंडप जल संधि निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल सागर और अदन की खाड़ी को ये
बाब अलमंदब जल संधि जोड़ती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल सागर एवं अदन की खाड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो होता है यह प्रशांत महासागर में होता है। और ये क्वेश्चन कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर पाया जाता है? तो यह प्रशांत महासागर में पाया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो तकला मकान जो मरुस्थल है वो किस देश में स्थित है दोस्तों? तो तकला मकान मरुस्थल जो है यह चीन में स्थित है। तकला मकान मरुस्थल यह चीन में स्थित है। तो आज का यह लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, और इसका पार्ट 3 बहुत ही जल्द, भूगोल का पार्ट 3 बहुत ही जल्द हमारे चैनल एसके ग्लोबल क्लासेज पर उपलब्ध होगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को विजिट करते रहिए, और अगर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल ही कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और आज का सेशन कैसा लगा दोस्तों, ये हमारे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही लिखिएगा। इससे हमें काफी अपने आप को सुधारने में मदद मिलती है, और आप लोगों के लिए एक अच्छा कंटेंट तैयार करने में यह काफी मददगार होता है। तो आप लोग इस वीडियो को देखकर हमें बताइए कि मेरा आज का ये डिस्कशन, इस सेशन का डिस्कशन कैसा लगा, और जो प्रश्न थे वो कैसे थे, इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।